तो इसे हम सिस्टमैटिकली समझते हैं। आपके गेट एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है। ओके, तो इस पे ज्यादा टेंशन मत लीजिए, पर इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अगर आप मेरा लेक्चर पूरा देखोगे। वैसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लोग समझ ही नहीं पाते, मतलब ठीक है, रट ही लेते हैं एक तरह से। पर इसे हम समझने की कोशिश करेंगे, इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसे समझाने के लिए एक बहुत ही टॉय एग्जांपल आपके सामने लाया हूं, एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल की हेल्प से हम इसे समझेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो, आपके सामने ये एक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि अभी आपको आपके पैरामीटर वेट और आपका इंटरसेप्ट एस्टिमेट करना है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मुझे थ्रेशोल्ड मेरे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में मैं क्या यूज करने वाला मुझे बताने की जरूरत है क्या? मैं क्या थ्रेशोल्ड यूज करूंगा? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? जैसे आपको पता है कि आपका थ्रेशोल्ड आप नॉर्मली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हाफ यूज करते हो, पर क्या एक्चुअल में आपको वेट्स एस्टिमेट करने के लिए थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है? ये कभी आप अपने आप से क्वेश्चन किए हो क्या? इसकी जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने मेरा चीट शीट फॉलो किया है, उसमें मैंने आपको वेट अपडेट करने का फॉर्मूला लिख के बताया था। ये था आपका फॉर्मूला, राइट? आप एक झटके में आपका बीटा वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, वहां जहां पे आपका डीजे, मतलब आपका ग्रेडियंट क्या होता है सर, कॉस्ट फंक्शन का माइनस एक्स ट्रांसपोज, राइट, वाई माइनस सिग्मॉइड ऑफ जेड, राइट। इस इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आप यहाँ पे आसानी से आपका वेट अपडेट कर सकते हो, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आपके पैरामीटर्स एस्टिमेट करने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वहां पे आपको थ्रेशोल्ड की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक बार आपको आपके पैरामीटर्स पता चल गए, उसके बाद फॉर क्लासिफिकेशन आपको थ्रेशोल्ड की जरूरत होती है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, एक बार आपको आपके डब्ल्यू और बी पता चल गया, उसके हेल्प से क्या करोगे आप, आपका सिग्मॉइड कर्व प्लॉट करोगे, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी का कर्व प्लॉट करोगे, इस तरह से कुछ। ठीक है, फिर आप फिर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मैं 0.5 को थ्रेशोल्ड लूंगा। ठीक है, फिर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मैं 0.5 को थ्रेशोल्ड लूंगा। जब भी मेरा सिग्मॉइड का वैल्यू 0.5 से बड़ा होगा, तभी मैं प्रेडिक्शन 1 का लूंगा। जब भी मेरे सिग्मॉइड का वैल्यू 0.5 से लेस होगा, तभी मैं प्रेडिक्शन 0 का लूंगा, राइट। तो इस कर्व को बनाने के लिए आपको सिर्फ डब्ल्यू और बी की जरूरत होती है, या फिर आपके वेट्स की जरूरत होती है, और आपके पैरामीटर्स आप इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रेशोल्ड एस्टिमेट करते हो। ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड हमें चाहिए होता है क्लासिफिकेशन करने के लिए, पैरामीटर्स एस्टिमेट करने के लिए नहीं। ओके, तो आप इतना पार्ट मेरे हिसाब से समझ गए हो ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और आपका एक तरह से रिवीजन भी हुआ होगा और आपको मजा भी आया होगा। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करिए कि आपके इस डेटा सेट के लिए मैंने आपका W और B का वैल्यू यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट कैलकुलेट कर लिया है सर। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ग्रेडियंट डिसेंट यूज करके आपने W और B का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था और उस वैल्यूज को बताने की यहाँ पे कुछ जरूरत है नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वो इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो W का B का वैल्यू, और इस हर एक X के वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग सिग्मॉइड का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो चलिए वही करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको W और B का वैल्यू आपने ग्रेडियंट डिसेंट से पता कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिग्मॉइड के वैल्यूज आपको लिख के बताता हूं। मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, क्या है, 0.618, फटाफट लिख देता हूं। तो एक बार आपको आपका डब्ल्यू भी पता चल गया था, आपने हर एक एक्स के लिए इस फॉर्मूला के हेल्प से आपका सिग्मॉइड का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हर एक एक्स के लिए। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं पता है, इस स्कोर को ना यहाँ पे आपको प्लॉट करके बताने वाला हूं। अरे यार, एक बार वापस लिखना होगा। मैं इस स्कोर को यहाँ पे प्लॉट करके बताता हूँ। आपका स्कोर 1 से लेके 0 तक जाता है, राइट। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2,
0.1 और आपका 0। आपका सिग्मॉइड का वैल्यू 0 और 1 के बीच में वैरी होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक स्कोर की तरह इसे बताने की कोशिश की। आप क्लास वन को आप क्लास वन को क्रॉस से इंडिकेट करने वाले हो यहाँ पे उस स्कोर वाले रेंज में, और आपके क्लास जीरो को आप जीरो से इंडिकेट करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं 0.618 कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे कहीं होगा। तो वो कौन सा है सर, क्रॉस के लिए है, तो वहां पे बता देता हूँ। क्रॉस वाला पॉइंट यहाँ पे होगा। 0.725 0.725 कहाँ पे होगा सर, 0.725 यहाँ पे होगा। वो कौन सा पॉइंट है सर, क्लास जीरो का पॉइंट है, तो उसे भी बता देते हैं कि वो क्लास जीरो का पॉइंट है। 0.810 कहाँ पे होगा सर, यहाँ पे होगा। वो कौन सा है सर, क्लास वन का पॉइंट है, उसे ही बता देते हैं, क्लास वन का पॉइंट है। वैसे मैं अभी ये सारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, लिख के बता देता हूँ। 0.874 यहाँ पे कहीं तो होगा। 0.381 0.381 यहाँ पे कहीं तो होगा। 0.274 274 यहाँ पे कहीं तो होगा। 0.189 यहाँ पे होगा। 0.125 यहाँ पे होगा। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने ये सारे के सारे सारे के सारे सिग्मॉइड्स कोर्स यहाँ पे पॉइंट करके आपको बता दिए हैं, मतलब प्लॉट करके आपको बता दिए हैं, और हर एक पॉइंट कौन से क्लास का था वो भी बता दिया। ओके, तो अभी आप आरओसी कर्व क्या करते हो बताए। आरओसी कर्व बनता किसके बीच में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आप फॉल्स पॉजिटिव रेट वर्सेस ट्रू पॉजिटिव रेट के बीच में आपका आरओसी कर्व बनाओगे। जैसे कि ये आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट है, ये आपका ट्रू पॉजिटिव रेट वाला एक्सिस है। अगर आपको पता होगा आपका ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है, आपके पास कितने क्लास वन के पॉइंट्स थे, आपके पास कितने क्लास वन के पॉइंट्स थे, उसमें से करेक्ट आपने कितने क्लास वन के पॉइंट्स क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, वापस से इसे रीड करना सीखिए। आपके पास कितने क्लास वन के पॉइंट्स थे, उसमें से कितने आपने करेक्टली क्लासिफाई किए। क्लास वन के पॉइंट्स आपने कितने करेक्टली क्लासिफाई किए। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है, आपके पास कितने क्लास जीरो के पॉइंट्स थे, आपके पास कितने क्लास जीरो के पॉइंट्स थे, उसमें से कितने पॉइंट्स आपने मिस क्लासिफाई किए हैं। मतलब आपके पास कितने क्लास जीरो के पॉइंट्स थे, उसमें से कितने आपने मिस क्लासिफाई किए, रॉन्ग क्लासिफाई किए, y इक्वल टू 0 पॉइंट्स। ठीक है, तो जब भी आपको टीपीआर एफपीआर निकालना होगा ना, तभी आपको थ्रेशोल्ड की जरूरत पड़ेगी, राइट। तभी आपको एक थ्रेशोल्ड की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल हमेशा की तरह 0.5 हम थ्रेशोल्ड ले लेते हैं, 0.5 थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे बताइए टीपीआर का वैल्यू क्या होगा, एफपीआर का क्या वैल्यू होगा। टीपीआर क्या है सर, आपके पास कितने वन पॉइंट्स है, आप देख सकते हो 1 2 3 4, आपके पास चार, मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे मुझे चार रखना है। उसमें से कितने पॉइंट्स आपने करेक्टली क्लासिफाई किए हैं, एक दो तीन, आपने तीन करेक्टली क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, तो मतलब आपका टीपीआर का वैल्यू क्या आया सर, 0.75। टीपीआर का वैल्यू आया 0.75। एफपीआर एफपीआर क्या होता है, कितने क्लास जीरो के पॉइंट्स थे, एक दो तीन चार, आपके पास ये भी चार ही पॉइंट्स हैं। उसमें से कितने आपने मिस क्लासिफाई किए, उसमें से कितने आपने मिस क्लासिफाई किए। आप देख सकते हो इस पॉइंट को आप गलत प्रेडिक्शन कर लेने वाले हो। आप अगर 0.5 थ्रेशोल्ड लोगे तो उसके ऊपर के सारे पॉइंट्स आप वन प्रेडिक्ट करने वाले हो, तो इसे आप गलत क्लासिफाई करोगे, मतलब आप एक गलत क्लासिफाई करने वाले हो। तो आपका एफपीआर का वैल्यू क्या है सर, 0.25। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जब ये थ्रेशोल्ड हाफ सेलेक्ट किया था, जब मैंने थ्रेशोल्ड हाफ सेलेक्ट किया था, उस हिसाब से मैं यहाँ पे अभी प्लॉट बना सकता हूँ। ये प्लॉट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टीपीआर भी 0 और 1 के बीच में वैरी हो सकता है, एफपीआर भी आपका 0 और 1 के बीच में वैरी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, आप देख सकते हो हाफ थ्रेशोल्ड के हिसाब से अभी यहाँ पे एक पॉइंट बनाने वाला हूं, क्योंकि हाफ थ्रेशोल्ड के हिसाब से मेरे पास टीपीआर का एक वैल्यू है, एफपीआर का एक वैल्यू है। एफपीआर 0.25 यहाँ पे होगा, टीपीआर 0.75 यहाँ पे होगा। मतलब आपका ये पॉइंट कुछ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली सोच लेते हैं। ठीक है, हाफ थ्रेशोल्ड के हिसाब से
आपका टीपीआर वर्सेस एफपीआर का जो कोऑर्डिनेट है वो ये आया। वैसे ही आप अलग अलग थ्रेशोल्ड्स यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो। अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे यहाँ पे आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो, अलग अलग ऐसे पॉइंट्स बना सकते हो। उन सारे पॉइंट्स को जब भी आप ज्वाइन करोगे आपको आपका आरओसी कर्व मिलेगा। तो इतना पार्ट तो मेरे हिसाब से आपको हर किसी ने बताया होगा, पर इसे देखने का और एक तरीका है। इसे देखने का और एक तरीका है, उस तरीके को समझते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास कितने पॉजिटिव सैंपल्स हैं सर? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को चार में डिवाइड करिए। एक, दो, तीन, चार, आप देख सकते हो। एक, दो, तीन, चार, मैंने चार ग्रिड में डिवाइड किया। वैसे ही अभी मेरे पास कितने नेगेटिव क्लास जीरो के सैंपल्स हैं? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे भी आप चार में डिवाइड करिए। एक, दो, तीन, आप देख सकते हो मैंने कितने में डिवाइड किया? एक, दो, तीन, चार, चार में। अभी यहाँ पे थोड़ा इसे एक्सटेंड कर लेते हैं। आप मुझे खुद बताना बाद में कि आपने कभी ऐसा एक्सप्लेनेशन, मेरे जैसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिला था क्या? वैसे मैंने भी अलग अलग जगह से पढ़ा है, पर उसे मर्ज करके मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको मजा आएगा। और मैंने स्टैनफोर्ड का ही रिसोर्सेस यूज किया है, और गूगल का एक वेबसाइट है, वहां पे मैंने अच्छे से मेरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ था, तो वही मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, इसे इन डेप्थ भी डिस्कशन किया जा सकता है, वैसे आपको ये इन डेप्थ लग सकता है पर ये इन डेप्थ है नहीं। ओके, तो अभी आपको क्या करना है पता है? ऊपर से नीचे ट्रैवल करना है। आपको क्या करना है? ऊपर से नीचे ट्रैवल करना है, और इस पर्टिकुलर आरओसी कर्व में राइट से लेफ्ट ट्रैवल करना है। ठीक है, जैसे हमें पता चल गया आरओसी कर्व है, तो यहाँ पे थोड़ा ये सब हटा देते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ से ऊपर से नीचे ट्रैवल करूंगा, जैसे मुझे एक पॉजिटिव सैंपल मिलेगा मैं यहाँ पे लेफ्ट ट्रैवल करूंगा, जैसे मुझे एक नेगेटिव सैंपल मिलेगा मैं नीचे ट्रैवल करूंगा। ठीक है, जैसे आपको बताता हूँ। जैसे आप देखिए, मुझे सबसे पहला पॉजिटिव सैंपल मिला, राइट? पॉजिटिव सैंपल मिला, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट ट्रैवल करूंगा। मैं यहां से शुरू करके लेफ्ट ट्रैवल किया। अभी आप देख सकते हो वापस से मुझे एक पॉजिटिव सैंपल मिला, तो वापस से मुझे लेफ्ट ट्रैवल करना है, तो मैंने वापस से लेफ्ट ट्रैवल किया। अभी आप देख सकते हो अभी मुझे एक नेगेटिव सैंपल मिला, मुझे क्या करना होगा? अभी अभी नीचे ट्रैवल करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो मुझे वापस से पॉजिटिव सैंपल मिला, तो वापस से लेफ्ट ट्रैवल करना है। वापस से मैंने लेफ्ट ट्रैवल किया। वापस से नेगेटिव मिला, वापस से नीचे ट्रैवल करिए। वापस से नीचे ट्रैवल किया। वापस से पॉजिटिव मिला, वापस से लेफ्ट ट्रैवल करिए। ठीक है, वापस से दो नेगेटिव मिले, वापस से दो बार नीचे ट्रैवल करिए। तो दो बार मैं नीचे एक साथ ट्रैवल करूँ, एक बार, दूसरी बार। तो अगर आप अलग अलग थ्रेशोल्ड के कोऑर्डिनेट्स बनाते बनाते अगर आप प्लॉट करते ना, तो उस केस में भी आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा ही कर्व मिलता। ठीक है, तो आरओसी कर्व को देखने का तरीका एक ऐसा भी है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, ओके। तो जो आपको पता है उसी के हेल्प से मैं आपको आगे चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये ग्रिड हटा देते हैं। ओके, ओके। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं। अभी आपने बहुत बार देखा होगा, बताया जाता है कि ये जो डायगोनल आरओसी लाइन है ना, ये जो डायगोनल आरओसी लाइन है ना, वो रैंडम गेसिंग के बारे में, वो रैंडम गेसिंग के बारे में। तो वो क्यों रैंडम गेसिंग के बारे में? एक्चुअली वो बताने के लिए भी मुझे वापस से वही चाहिए होगा। वापस बना ही लेते हैं एक बार। ठीक है, रैंडम गेसिंग के बारे में वो क्यों है, ऐसा क्यों बताया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे इस डेटा के हिसाब से, और हमारा वेट, हमारा डब्ल्यू और बी के वैल्यू के हिसाब से, हमारा ये कुछ तो सिग्मॉइड के वैल्यूज आए थे आपके हर एक डेटा पॉइंट के लिए, उसके हिसाब से आपका ये आपने प्लॉट किया था। पर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कंसीडर कर लेते, एक बार पॉजिटिव बता रहा है, उसके बाद वो नेगेटिव यहां पे बता रहा है, उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद नेगेटिव,
उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने हो गए, एक दो तीन, वापस से एक बार बताना है। पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, मतलब आपका रैंडमली गेस चल रहा है। वो कभी तो पॉजिटिव गेस कर रहा है, कभी नेगेटिव गेस कर रहा है, पॉजिटिव गेस कर रहा है, नेगेटिव गेस कर रहा है, रैंडम गेसिंग चल रहा है। तो उस केस में अगर आप देखोगे, बताते हैं कि ये वो आरओसी कर्व है जो रैंडम गेसिंग के बारे में। अगर आप इसे देखना चाहते हो, आप आसानी से वापस से वो मेथड से विजुलाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो, पहले आपको क्या करना है, पॉजिटिव के लिए लेफ्ट ट्रेवल करना है, राइट। ठीक है, एक बार ये हटा ही देते हैं। पहले आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव के लिए लेफ्ट ट्रेवल करना है। ठीक है, मैं येलो पेन से बता रहा हूँ। लेफ्ट ट्रेवल किया, फिर आपको क्या करना है, नीचे ट्रेवल करना है। नीचे ट्रेवल करिए, कोई नेगेटिव सैंपल मिला या फिर क्लास जीरो का सैंपल मिला, पॉजिटिव सैंपल मिला, वापस से लेफ्ट ट्रेवल करिए। बाद में आप देख सकते हो क्लास जीरो का सैंपल मिला, वापस से नीचे ट्रेवल करिए। पॉजिटिव सैंपल मिला, वापस से लेफ्ट ट्रेवल करिए। क्लास जीरो का सैंपल मिला, वापस से नीचे ट्रेवल करिए। पॉजिटिव सैंपल मिला, वापस से लेफ्ट ट्रेवल करिए। आपका क्लास जीरो का सैंपल मेरा, वापस से नीचे ट्रेवल करिए। ठीक है, तो ऐसे अगर आप ऐसे पर्टिकुलर के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड के लिए अगर आप आपका आरओसी कर्व बनाते ना, वो ऐसा कुछ तो आपको दिखाई देता। समझ रहे हो, अब मतलब आप समझ रहे हो रैंडम गेसिंग के बारे में, ये आरओसी कर्व होगा क्यों बताया जाता है, वो मुझे आपको बताना था। ठीक है, तो हमेशा हम चाहते हैं कि रैंडम गेसिंग से तो हमारा मॉडल बेटर ही प्रेडिक्शन ले, हमारा मॉडल रैंडम गेसिंग वाले से तो बेटर ही हो, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक है, तो रैंडम गेसिंग वाला कौन सा है सर, ये रेड वाला जो ग्राफ है आरओसी का, वो रैंडम गेसिंग के बारे में। तो मैं चाहूंगा कि मेरा मॉडल इससे तो बेटर परफॉर्म करे सर, इससे तो बेटर परफॉर्म करे। समझ रहे हो, ओके। तो आपका मॉडल कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है वो कौन बताता है सर, एयूसी बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो आप क्या करोगे, इस कर्व के अंडर का एरिया मेजर करोगे, इस कर्व के अंडर का एरिया मेजर करोगे। ये क्या बताता है सर, एक्चुअल में क्या बताता है पता है, कि रैंडमली फॉर एग्जांपल आपके पास कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है सर, यहाँ पे आपके पास एक दो तीन चार थे, उसमें से रैंडमली आप फॉर एग्जांपल एक कोई तो पॉजिटिव पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इन चारों पॉइंट्स में से फॉर एग्जांपल एक कोई तो रैंडमली पॉइंट्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं। इन चारों क्लास जीरो के सैंपल्स में से फॉर एग्जांपल आप रैंडमली एक कोई तो क्लास जीरो का सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब भी आप इसे इस तरह से स्कोर करोगे, आप इस पर्टिकुलर को ऊपर रखने वाले हो और इस पर्टिकुलर नेगेटिव या फिर क्लास जीरो के सैंपल को उसके नीचे रखने वाले हो। ठीक है, मतलब जब भी आप एक पॉजिटिव सैंपल सेलेक्ट करोगे रैंडमली और एक नेगेटिव सैंपल सेलेक्ट करोगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव सैंपल को आप ज्यादा स्कोर करने वाले हो, क्लास जीरो सैंपल को आप कम स्कोर करने वाले हो। तो ये बताने का प्रोबेबिलिटी है आपका एयूसी। या आप इस तरह से बता सकते हो, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, वैसे गेट एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा, पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, हर डेप्थ में वो कवर करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो आपका परफेक्ट मॉडल कैसा होता है सर, आपका परफेक्ट या फिर आपका आइडियल मॉडल आप कैसे सोच सकते हैं, आपका आइडियल मॉडल। आइडियल मॉडल क्या करेगा पता है, जैसे आपका आइडियल सिनारियो क्या होता, आप आइडियली ऐसा सोचते कि सारे पॉजिटिव क्लास के सैंपल्स ना ऐसे वन के बहुत ज्यादा क्लोज होने चाहिए, या फिर आप सोच सकते हो कि वन पे ही होने चाहिए, ऐसा आप सोचिए, सारे पॉजिटिव सैंपल्स ऐसे वन के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसा आप समझ सोचिए। और सारे चारों के चारों क्लास जीरो के सैंपल्स जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसा आप सोचते हैं, राइट। जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है, ऐसा आप सोचते हैं। ठीक है, तो इस केस में जब भी आपका आरओसी बनता, आप क्या करते, एक बार पॉजिटिव, समझ लो चार बार आप पॉजिटिव पॉजिटिव सैंपल के लेफ्ट ट्रेवल करोगे तो कहां पे पहुंचोगे, जैसे मैं आपको बताता हूं। इसे इस तरह से ना बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इस पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन से, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। चारों पॉजिटिव्स, तो आप क्या करोगे, चार बार, आप क्या करोगे, चार बार लेफ्ट ट्रेवल करोगे। ठीक है, बाद में आप क्या देखोगे, चार नेगेटिव, तो चार बार नीचे ट्रेवल करना है। ठीक है, जब भी आपका
पॉजिटिव सारे सैंपल्स 1 के बहुत ज्यादा क्लोज हो, और जब भी आपके नेगेटिव या फिर क्लास 0 के सैंपल्स 0 के बहुत ज्यादा क्लोज हो, चारों के चारों सैंपल्स क्लास 0 के बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, उस केस में आपको आरओसी कर्व ऐसा अप्रोक्सीमेटली मिल सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं। इस केस में अगर आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा, राइट। इस केस में अगर आप एयूसी कैलकुलेट करोगे, आपका एरिया अंडर द कर्व 1 आएगा। इसे आप उस तरह से भी सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से अगर आप कोई भी एक पॉजिटिव सैंपल सेलेक्ट कर लेते, इसमें से रैंडमली आप कोई भी एक नेगेटिव सैंपल या फिर क्लास 0 का सैंपल सेलेक्ट कर लेते, आप देख रहे हो इसमें से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर दो, इसमें से कोई भी एक क्लास 0 का सैंपल सेलेक्ट कर दो, इसे आप ज्यादा बड़ा स्कोर दे रहे हो, राइट। इस सैंपल को कम स्कोर दे रहे हो इससे कंपैरिजन में, तो इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है। आप इसमें से कोई भी रैंडमली एक सेलेक्ट कर लो सैंपल, इसमें से कोई भी रैंडमली एक आप क्लास 0 का सैंपल सेलेक्ट कर लो, हमेशा वो रैंडमली पॉजिटिव क्लास का सैंपल या फिर क्लास 1 का सैंपल क्लास 0 से ज्यादा स्कोर पे होगा, ये ज्यादा स्कोर पे होगा, ठीक है। पर हमारे केस में हमें आइडियल मॉडल नहीं मिला है, ठीक है। आइडियल मॉडल का आरओसी ऐसा कुछ तो दिखाई देता है, ठीक है, वो सिर्फ मुझे आपको बताना था। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, समझिए मत कि खत्म हो चुका है। आरओसी मैंने आइडियल का मैंने बता दिया, ठीक है। पर अगर आप देखोगे, आपके इसमें आप देखोगे अगर रैंडमली अगर आप इसे सेलेक्ट कर लेते, फॉर एग्जांपल अगर आप रैंडमली आप दो सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल इसे आप सेलेक्ट कर लेते पॉजिटिव में से, इसे आप सेलेक्ट कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल रुकिए, फॉर एग्जांपल आप इसे सेलेक्ट कर लेते रैंडमली क्लास 0 में से, और इसे सेलेक्ट कर लेते आप क्लास 1 में से, तो आप देख सकते हो इस केस में क्या हो रहा है कि क्लास 0 का सैंपल को ज्यादा स्कोर दिया है क्लास 1 के कंपैरिजन में, राइट। इस केस में इसलिए आपका प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रहा है सर, एयूसी कर्व का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, इसलिए आपका इस केस में जब भी आपने आरओसी कर्व प्लॉट किया था, आपका आरओसी कर्व ऐसा कुछ तो आया था, राइट। ऐसा कुछ तो आया था, इसे अगर आप स्मूथ करोगे तो ऐसा कुछ तो सोच सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस केस में जब भी आप एरिया कैलकुलेट करोगे, ये 0.5 से तो बेटर होगा, 0.5 से तो बेटर होगा, पर 1 नहीं है सर, एरिया अंडर द कर्व 1 नहीं है, पर 0.5 से तो ज्यादा ही है। तो हमेशा हम चाहते हैं कि अगर हमारा मॉडल अगर हम अच्छा है बताना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उसे 0.5 से तो ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, आपका एरिया अंडर द कर्व का वैल्यू 0.5 से तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 0.5 कब आता है सर? जब आपका आरओसी ऐसा कुछ तो होता है, जब आपका आरओसी ये डायगोनल होगा, उस केस में आपका एरिया अंडर द कर्व क्या आएगा? 0.5 आएगा। तो हम 0.5 एरिया से तो ज्यादा बेटर एरिया अंडर द कर्व एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम ऐसा मॉडल चाहते हैं जो एटलीस्ट एरिया अंडर द कर्व 0.5 से तो बेटर ही दे, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली हम क्यों आरओसी कर्व बनाते बताए, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हमें क्या थ्रेशोल्ड का वैल्यू सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे हमने डिसाइड किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कि हम 0.5 थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करेंगे, सिग्मोइड का वैल्यू 0.5 से बड़ा है कि छोटा है हम देखने की कोशिश करेंगे। पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ अलग थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं बेस्ड ऑन अवर एप्लीकेशन। क्या सर? बेस्ड ऑन अवर एप्लीकेशन। जैसे 1 मिनट रुकिए, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चलता है कि आपका आरओसी कर्व ऐसा है, ठीक है। तो आपको सोचना है कि आपको ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है, या फिर ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है, या फिर ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है कि ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है कि ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप अलग अलग थ्रेशोल्ड के पीपीआर एफपीआर के कोऑर्डिनेट्स को ही तो ज्वाइन करके आपका आरओसी कर्व बनाते हो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आप अलग अलग थ्रेशोल्ड के हिसाब से टीपीआर एफपीआर कैलकुलेट करते हो, वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लॉट कर लेते हो, उन्हें ज्वाइन कर देते हो सिर्फ। तो आपको क्या एग्जैक्टली थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करना है, अगर आपको एक क्वेश्चन होता है, वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। जैसे अगर आपको पता है कि आपके लिए ना एफपीआर कंसर्न है, मतलब एफपीआर को कम से कम रखना चाहते हो, तो आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को थ्रेशोल्ड सेलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हो कि इसमें एफपीआर कम है। अगर आपका कंसर्न है कि मुझे टीपीआर को मैक्सिमम करना है, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को सेलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहते हो कि इन दोनों का बैलेंस हो, तो मैं वो सोच सकता हूं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर वैल्यू
इसके बहुत ज्यादा क्लोज है, राइट। हमारा आइडियल मॉडल कौन सा था सर? आइडियल आरओसी कर्व ऐसा था, राइट। तो ये पर्टिकुलर इसके बहुत ज्यादा क्लोज जा रहा है, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को सेलेक्ट करने के बारे में सोचूंगा, समझ रहे हो? तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको आरओसी एयूसी का बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा। आरओसी कर्व होता है, एयूसी वैल्यू होता है, सर प्रोबेबिलिटी होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है। आरओसी कर्व का एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है। थैंक यू।